बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी का ये पेपर है और ये पेपर है मेरे ख्याल से महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, CCSU यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। चूँकि आप में हूबहू प्रश्न आने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे कंटेंट को तैयार करने का प्रयास करिएगा। ये देखते कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न पत्र की खासियत ये है कि इसमें जो है लगभग 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आपको दिखाई पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की होंगे, जो कि एग्जामिनर की दृष्टि से बनाए गए हैं। जो परीक्षक है उसने स्वयं बनाया है इसको, तो उसकी विचारधाराओं से प्रेरित ये प्रश्न आपके समक्ष आएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रोफेसर्स लोग किस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखिएगा 10 यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा इस पेपर के माध्यम से, और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय के 2 प्रश्न करने हैं और लघु उत्तरीय के 5 प्रश्न करने हैं, और इसके आपको 10 प्रश्न करने हैं। और यही फंडा होगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, सेम यही फंडा होगा, और सेम यही फंडा होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कि 10 अति लघु उत्तरीय करने हैं, 5 लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय। यही फंडा लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय अपनाते हैं, इसीलिए इसी टाइप के मॉडल पेपर हम अपने चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। आप हमारे चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप यानी इसी चैनल पर आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। मॉडल पेपर लगभग 2 से 3 मॉडल पेपर आपका हिंदी का हो चुका है, और मैं एक आध 2 मॉडल पेपर आपको दे दूंगा हिंदी का, तो उसके लिए तैयार हो जाएगा आप सभी लोग। और ये प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है, इन सभी के उत्तर आप देखिएगा तो मॉडल पेपर में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स का क्लास आपको लेनी, तो साढ़े रात के 8 बजे से आपकी क्लास यमे करेकर चैनल ही है, मेरा चैनल ही है यमे करेकर। आप वहाँ पर इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सभी के सॉल्व पेपर को देख सकते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप वहाँ पर जाकर के एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका खुद का चैनल है वो भी ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, तो आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी का ये पेपर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, 2022 में आकर के लागू हुई। उसके तहत पेपर सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत होने लगे। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो चुका है अधिकतर विश्वविद्यालय का, लगभग सभी का, और सेकंड सेमेस्टर का लगभग जो है 4-5 विश्वविद्यालय का हो चुका है। बाकी सभी विश्वविद्यालय के बाकी हैं, परीक्षा होने वाली है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ओके। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर की परीक्षा आपको देनी है, और ये पेपर का नाम है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। केवल सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी का हिंदी साहित्य का इतिहास था, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर ही आता है। तो आप सभी लोग कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर का जो मॉडल पेपर हमने डाला है, लिखित वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, तो इनका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इन सभी का लिखित होने वाला। तो आप सभी लोग लिखित पेपर को देखिएगा, और ये लिखित पेपर ही आइए देखते। 3 घंटे का समय दिया गया था आपको, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करेंगे। निर्देश जरूर पढ़िएगा, जो भी पेपर आप देने जाइएगा, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने सब पहले ही इंगित कर दिया जा रहा है आपको। देखिए खंड आ में देखिएगा, कह रहा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर निर्देश दिया गया मेरे भाई। निर्देश क्या दिया गया, इसको बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको प्रश्नों को करना है। निर्देश दिया गया कि इस खंड से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। यानी कि इनमें 2 प्रश्न आपको फालतू दिया जाएगा, उन 2 के आपको प्रश्न के उत्तर नहीं करने हैं। अब इसमें से आपको 12 प्रश्नों में से छांट लेना है कौन कौन से 10 आपको पता है, ठीक है, और जो दो ना पता हो उनको आप छोड़ दीजिए। ये बढ़िया मेथड होता है पेपर में पूछे जाने का। और एक प्रश्न अगर आप करेंगे 50 शब्दों में लिख करके अच्छे तरीके से उसका उत्तर लिखेंगे, तो 2 नंबर आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो कई नंबर मिल जाए भैया, 20 नंबर आपको कुल मिले, ठीक। तो ये 20 नंबर आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कम शब्दों में कम समय में आप लिखने का प्रयास करें। कॉपी कैसे लिखी जाती है, कैसे मैनेज करना है आपको, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कितना समय देना है, कितने पेज में लिखना है, इन सभी बातों को हम एक वीडियो में जल्द ही बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। देखिए प्रश्न आपके समक्ष, देखिए जितने भी प्रश्न आपके आए होंगे सब के सब मॉडल पेपर से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न है कि कार्यालयी भाषा के मुख्य गुण क्या क्या हैं। कार्यालयी हिंदी आप सभी लोगों को पता होगा, कार्यालयी हिंदी के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया भी है। कार्यालयी हिंदी जो होती है, इसकी परिभाषा को देते हुए डॉक्टर हरदेव बाहरी ने जो है इसको दफ्तरी भाषा भी कहा है, क्योंकि इसका एक गुण ये है कार्यालयी हिंदी का कि ये दफ्तर में प्रयोग किया, दफ्तर माने ऑफिस में, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है कार्यालयी भाषा, यानी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा कार्यालयी भाषा होती है। इस भाषा के माध्यम से इसकी गुण क्या क्या होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए टिप्पणी लेखन में सहायता होती है इससे। टिप्पणी लेखन जो होता है कार्यालयी भाषा में होता है।
प्रारूप लेखन हुआ, मसौदा लेखन हुआ, तो इसका भी इसी भाषा में, कार्यालयी भाषा में होता है। इसके अलावा आप देखिए संक्षेपण लिखना हुआ तो कार्यालयी भाषा में, प्रतिवेदन लिखना हुआ तो कार्यालयी भाषा का प्रयोग, कार्यवृत्त लिखना हुआ तो भी कार्यालयी भाषा का प्रयोग, यानी कार्य का वृत्तांत, कार्य कितना कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, ये तमाम सारी चीज़ें ऑफिस में होते नहीं कि कितना कार्य संपन्न हुआ, कितना अभी बाकी है, कितना होना को है, आगे 1 महीने में कौन सा कार्य होना है, ये तमाम प्रकार के जो विवरण होते हैं सब कार्यालयी भाषा में उपलब्ध होते हैं। कार्यालयी अनुवाद के भी कार्य कहीं ना कहीं पे कार्यालयी भाषा के अंतर्गत ही होता है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो कार्यालयी हिंदी के तहत होती हैं। कार्यालयी हिंदी के गुण में आप देखिएगा, कार्यालयी हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी से अलग होती है, ये पहली बात। दूसरी बात, इस हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, सुनिश्चित होते हैं और उनमें अनेक अर्थता नहीं होती है। कार्यालयी हिंदी के जो शब्द होते हैं उनके अर्थ एक होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण गुण। तीसरा गुण इसका ये होता है कि कार्यालयी हिंदी की शब्दावली सुनिश्चित होती है। क्या होती है, सुनिश्चित होती है, जिसे सीखना पड़ता है एकदम से कन्फर्मेटली। ओके। चौथी इसकी विशेषता या गुण ये मान सकते हो आप कि कार्यालयी हिंदी में अलंकृत एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या नहीं होता, कार्यालयी और जो मुहावरेदार भाषा होती है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये सब अगर आप लिख देते तो आपको बढ़िया नंबर मिलता, 2 नंबर तो आपको पूरा का पूरा मिल ही जाता है इसमें। कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र सीमित होता है। ये ऑफिस में आप देखिएगा, कार्यालय में एक कार्यालय दूसरी कार्य को जो पत्र लिखता है उसमें प्रयोग की जाती है, एक मसौदा लिखता है उसमें टिप्पणी लेखन, इन सभी में अनुवाद करने में तो ये कार्यालयी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया इसके गुण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कार्यालयी हिंदी भाषा का लक्ष्य और उद्देश्य बताइए। अच्छा, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है कार्यालयी हिंदी का या कार्यालयी भाषा का? तो इसका लक्ष्य या उद्देश्य आप समझ सकते हो। कार्यालयी हिंदी एक प्रकार से बड़ी अच्छी भाषा है और इसमें इसका लक्ष्य और उद्देश्य ये कहीं ना कहीं पे आपको पता ही होगा। हमने विस्तार से कार्यालयी हिंदी के लक्ष्य उद्देश्य सभी को बताने का प्रयास किया है। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में हमने कार्यालयी हिंदी के सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, हर चीज़ को बताया है कि जो है कार्यालयी हिंदी क्या होती है, इसका एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे किस तरीके से इसका प्रयोग होता है, सभी चीज़ों को, इसका जो है प्रयोग क्षेत्र क्या है। इसके अलावा इसमें आप देखिएगा, प्रयोग में आप टिप्पण लिखने में, प्रारूपण लिखने में, संक्षेपण लिखने में और प्रतिवेदन लिखने में, इन सभी में कार्यालयी हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, अनुवाद करने में। ठीक है, इसका क्षेत्र बड़ा लंबा है, इसमें ये कोई बात ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, जो आपका कार्यालयी हिंदी होती है इसका लक्ष्य यही रखा जाता है कि आप मान करके चलो, तो आप मान करके चलो कि कार्यालयी हिंदी का जो लक्ष्य होता है कहीं ना कहीं पे जो इसका लक्ष्य या उद्देश्य होता है, लक्ष्य और उद्देश्य बात एक ही है। तो इसका कार्यालयी हिंदी जो है हिंदी भाषा की एक प्रकार से प्रयुक्ति होती है, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, इन सभी कार्यालयों में हम करते हैं। चाहे वो प्राइवेट कोई जो है ऑफिस हो, चाहे जो है लिमिटेड ऑफिस हो, या फिर एक प्रकार से सरकारी ऑफिस ही क्यों ना, सभी में प्रयोग करते हैं। और देश के राजनीतिक चीज़ों में, शैक्षणिक चीज़ों में, साहित्यिक, आर्थिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, इन तमाम प्रकार की चीज़ों में प्रयोग होती है कार्यालयी हिंदी का। तो इसका उद्देश्य ये होता है, कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता की अगर बात की जाए तो निर्वैयक्तिकता मतलब होता है कि कार्यालय में सामान्यतः कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, ये एक प्रकार से सामूहिक चीज़ें होती है, तो निर्वैयक्तिकता होती है। इसमें व्यक्तिक प्रभाव या व्यक्तिक उद्देश्य इसका नहीं होता है, इसका उद्देश्य सामूहिक होता है, यानी कि सभी कार्यालयों में काम करने का तरीका एवं अधिकार स्पष्ट किए जाते हैं और इन कार्यालयों में कार्य करने से पूर्व अधिकारी या कर्मचारी के अधिकार स्पष्ट कर देते हैं कि इन अधिकारों के क्षेत्र में आपको सीमित रहना है। तो ये कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो है तथ्यों में जो है स्वपूर्णता और स्पष्टता दिलाना कहीं ना कहीं पे कार्यालयी हिंदी का ही प्रयोग या उद्देश्य माना जाता है, यानी कि तथ्य में स्वपूर्णता हो, जो तथ्य दिए जाए वो खुद में अपने आप में पूर्ण हो, स्पष्ट हो, ये सब कार्यालयी हिंदी के द्वारा ही संपन्न हो पाते हैं। क्योंकि कार्यालयी हिंदी का स्वरूप सरल है, स्पष्ट है, सुबोध है। सुबोध माने होता है अच्छे तरीके से जानकारी करने योग्य, तो इसीलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, या इसका उद्देश्य एक ये भी आप लिख सकते हो, तीसरा उद्देश्य की यथासंभव असंदिग्धता, यानी कि आप देखिएगा प्रशासन हेतु विभिन्न कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयी हिंदी का रूप सामान्य बोलचाल की हिंदी से बहुत कुछ अलग होता है। तो इस भिन्नता का प्रमुख कारण है कार्यालयी हिंदी की विशिष्टि प्रयुक्ति या एक प्रकार से शब्दावली, उसकी कार्यालयी हिंदी की वाक्य संरचना। तो कहीं ना कहीं पे यथासंभव असंदिग्धता ये भी उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया कार्यालयी हिंदी का या उसका भाषा का। इसके अलावा ये भाषा वर्णात्मकता
इसमें होती है, यानी कि वर्णन करने की क्षमता इस भाषा में हर एक मुद्दे की। तो एक लिए यानी कि कार्यालय हिंदी में महत्वपूर्ण बातों का वर्णन आवश्यक होता है और इसीलिए कार्यालयों में वर्णनात्मक चीज़ों को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उद्देश्य ये भी रहा। इसका पांचवा उद्देश्य तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग भी रहा, चूँकि कार्यालयी भाषा मुख्यतः तकनीकी और अर्ध तकनीकी दोनों होती है और इसी कारण सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इन शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो अटपटे लगते हैं। तो ये चीज़ ये होती कहीं ना कहीं पे, ये सब उद्देश्य रखा गया इसका। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने बताया मॉडल पेपर में, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी हमने सोचा कुछ बता दें। अगला प्रश्न, प्रशासनिक शब्दावली के किन्हीं 5 शब्दों के नाम लिखिए। प्रशासनिक शब्दावली देखिए, प्रशासनिक शब्दावली में जैसे कि आप देखिएगा, जैसे कि एलिगेशन, एलिगेशन जो है इसका मतलब होता है अभिकथन, ये प्रशासनिक शब्दावली है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान किस पर है, अभिकथनों पर आधारित है, यानी जो सुनाई मतलब कि समय के हिसाब से जो चीज़ें आती रही थी उसको उसके संविधान में हम इंक्लूड करते रहते हैं। आलिखित संविधान है ब्रिटेन का। तो एलिगेशन जो है ये अभिकथन है जो कि राजनीति में प्रशासन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द लिख लीजिएगा फाउंड, फाउंड माने होता है निधि, ओके, ये भी प्रशासनिक शब्दावली है। इसके अलावा ग्रांट यानी अनुदान, ये भी इस प्रशासनिक शब्दावली है। ज्वाइंट, ये भी एक प्रकार से संयुक्त, ये भी प्रशासनिक शब्दावली है। इसके अलावा आप देखिएगा तमाम प्रकार की, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई, ये सब कैसे है, ये सब प्रशासनिक प्रयुक्ति से संबंधित प्रभाषिक शब्दावली है जो कि मैंने आपको बताई। विज्ञान में प्रयुक्ति वाले तमाम प्रकार, जैसे कि एसिड सेंसिटिव हो गया, गेंट सेल, लिमिट साइल, या इसके अलावा मशीन मैन, ये सब कहीं ना कहीं पे विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली परिभाषित शब्दावली है। और वाणिज्यिक प्रयुक्ति में आप देखिएगा जैसे कि उत्पादन शुल्क, यानी कि जो है एक्साइज ड्यूटी या फिर जीएसटी, माल एवं सेवा कर जो होता है, एक्सटेंड ड्यूटी जिसको संप्रदा शुल्क कहते हैं, बजट, ये भी सब परिभाषित शब्दावली, यानी ऐसे शब्द जो कि जिनकी परिभाषा हम देते हैं, जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो लिखे तो छोटे होते हैं लेकिन उनकी परिभाषा बड़ी होती है। ठीक है, ये सब प्रशासनिक शब्द मतलब कि परिभाषित शब्दावलियाँ होती हैं और उसी में प्रशासनिक शब्दावली, वाणिज्यिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब होती है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप ऑलरेडी देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पत्राचार या पत्र लेखन की परिभाषा लिखिए। पत्राचार और पत्र लेखन से परिभाषा मैंने आपको बताई थी। समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए पत्रों का आश्रय लेते हैं और इसे ही पत्राचार या पत्र लेखन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब कार्यालय सरकारी पत्र पूछता तो अब ऐसे लिखते कि जब एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को किसी मामलों में क्या लिखता है, किसी मामलों में कोई मसौदा या फिर एक प्रकार से कुछ लिखता है या अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए कुछ पत्रिका व्यवहार करता है, तो उसी को पत्राचार या पत्र लेखन कहते हैं। और ख़ास करके पत्र लेखन का सिंपल सा अभिप्राय होता है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का आश्रय लेता है, इसे ही पत्राचार या पत्र लेखन कहते हैं। ये पत्राचार सरकारी कार्यालयों में हो सकता है, प्राइवेट कार्यालयों में हो सकता है, इसके अलावा व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हो सकता है, किसी समूह और समूह के बीच में हो सकता है, किसी संगठन किसी संस्था, इन सभी के बीच में आपस में हो सकता है। सरकारी कार्यालय को, सरकारी कार्यालय जो है प्राइवेट कार्यालय को, इस प्रकार से पत्र आदि के माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान किया करते हैं, तो ये पत्र लेखन होता है। वैसे पत्र लेखन की परंपरा अत्यधिक जो है प्राचीन है, पुरातन है। मनुष्य के पढ़ने लिखने के साथ साथ पत्र लेखन का भी शुभारंभ आप देखते हैं हो ही जाता है। और घर से दूर रहने वाले अपने सगे संबंधी हुआ, परिवार हुए, कोई पारिवारिक जन हुआ, कोई मित्र हुआ, कोई आपका प्रिय हुआ जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो इन सभी को हम पत्र लिखते हैं और पत्र के माध्यम से अपनी शंकाओं को दूर करते हैं, अपने मन में जो भ्रम है उसकी जानकारी पाते हैं। तो आज पत्र पर पत्रिका व्यवहार जो है कहने पे कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? चूँकि मोबाइल फ़ोन का ग्रामोद्योग जो फ़ोन है, ग्रामोफोन, इन सभी का विकास हुआ। आज टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इन जैसे नेट, यानी कि आप दिल्ली में बैठे हो और कोई बैठा है अयोध्या में तो आप डायरेक्ट देख सकते हो वीडियो कॉलिंग पे उसको। ठीक है, ये सब सुविधा हो चुकी है। तो ये सब एक प्रकार से पत्र का संबंध समाज के सभी वर्गों से होता है और पत्र संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक उपयोगी, सुलभ और सुंदर माध्यम होता है, ये पत्र होता है। ठीक है, और ख़ास करके पत्र पर पत्रिका तो अब व्यवहार खत्म होता जा रहा है और अब डिजिटल जो है पत्र लिखे जा रहे हैं। ईमेल जो है एक प्रकार से पत्र का ही एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे डिजिटलीकरण है। ठीक है, ईमेल आप देखते होंगे, ईमेल में पत्र जैसे ही आप लिख सकते हो, कहाँ पर क्या लिखना है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ होता है पत्र।
समझ में आ गए। पत्र लेखन हुई। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सरकारी पत्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। सरकारी पत्र की कई सारे प्रकार होते हैं। जब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें विभिन्न कार्यालयों में अनेक स्तरों पर पत्राचार का प्रयोग करती हैं तो उन्हें हम सरकारी पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, राजपत्र, संकल्प, अधिसूचना, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, द्रुत पत्र, मितव्ययी पत्र, अनौपचारिक टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, ये सब सरकारी पत्र के ही प्रकार होते हैं। सरकारी पत्र जो होता है कहीं ना कहीं पे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, चाहे बड़ा कार्यालय छोटे को, चाहे छोटा कार्यालय बड़े कार्यालय को भेजे, उसी को सरकारी पत्र कहते हैं। ऑफिशियल लेटर कहते हैं सरकारी पत्र को, डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र को हो। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है और मैंने अर्ध सरकारी पत्र की चीज़ों को आपको बता दिया। क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ा जाए तो सरकारी पत्र क्या होते हैं। सरकारी पत्र आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे सरकारी पत्र विधिक स्वरूप होते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र में आप देखिए शासन के आदेशों के पालनार्थ लिखे जाते हैं, वे सीधे आदेश होते हैं। एक प्रकार से सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र की संरचना में भी अंतर आप देख सकते हो। ठीक है, और सरकारी पत्र में पत्र की समाप्ति पर समापन के रूप में भवदीय के नीचे प्रेषक का नाम और पद भी लिखा होता है। ठीक है, और महत्व की दृष्टि से आप देखेंगे तो सरकारी पत्र जो होता है अधिक स्थायी महत्व रखता है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं पे ये सब सरकारी पत्र के चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया। तो क्लियर हो गई होगी बातें पत्र के बारे में। पत्र जो होता है सरकारी पत्र हो या कोई कार्यालयी पत्र हो, सरकारी पत्र की आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे सरकारी पत्रों की रीढ़ जो है कहीं ना कहीं पे कही जाती है पत्र को। और सरकारी पत्र में आप कई प्रकार की चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यही सब होता है। जैसे कि शुरुआत में आप प्रेषक लिखेंगे, प्रेषक में आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। उसके अलावा फिर उसके नीचे आप पोस्ट लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, दिनांक उसी के नीचे, फिर उसी के नीचे सेवा में सचिव, राजस्व परिषद, जो कुछ भी लिखना है आपको वो लिखने का प्रयास करेंगे। यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। क्लियर हो गई। तो सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र इन सभी के बारे में आपने जाना। तो ये सब सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्रों की जो भाषा होती है आदर्श सूचक होनी चाहिए, उसमें आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग वर्जित होता है। तो ये सब इसकी विशेषता है। विशेषता में आप लिख सकते हो जैसे कि आप देखिएगा जो है सर्वप्रथम शीर्ष पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या, दिनांक या फिर सरकारी पत्रों पर ऐसे लिखा जाता है। तो चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी, कुछ ही अंतर होता है, बाकी सेम ही होते हैं दोनों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए भाई। सरकारी पत्र के कई सारे अंग होते हैं, जैसे कि शीर्षक, पत्र संख्या, दिनांक लिखना, प्रेषक का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विषय, वर्ण, विषय, संबोधन, स्वनिर्देशन, ये सब लिखना जरूरी होता है उसमें। ठीक है, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं कार्यालयी पत्र की। विशेषताओं को बताने से पहले इसीलिए हमने ये तमाम सारी चीज़ें बताई ताकि आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में पता हो। इसे हमने विशेषताओं को खूब बताया है, आप देखिएगा मॉडल पेपर में जा करके। पहली विशेषता है ये सुस्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता इसकी एकात्मकता एवं एकान्विति होती है इसमें। तीसरी विशेषता सहजता होती है इसमें। चौथी विशेषता यथार्थता का इसमें समावेश होता है। पांचवी विशेषता इसकी होती है कि संक्षिप्त होता है ये। छठवीं बात है कि स्वतः ही पूर्ण होता है। सातवीं बात है कि शालीनता के साथ लिखा जाता है। ये तमाम प्रकार की विशेषता हैं, ये सब सरकारी पत्रों की हैं। इसके अलावा प्रभावात्मकता होनी चाहिए इसमें, ये भी होती है। मौलिकता होनी चाहिए सरकारी पत्रों में। ठीक है, नकल कापी ना हो किसी का। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताएं लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आलेखन या प्रारूपण किसे कहते हैं। प्रारूप माने होता है मसौदा तैयार करना। प्रारूप आप लोगों ने देखा होगा, प्रारूप माने मसौदा, सांचा बनाना। जैसे ईंट बनाने के लिए पहले क्या बनाया जाता है, सांचा उसका बनाते हैं, उसी सांचे में ढालते हैं। तो उसी प्रकार से किसी पत्र पर पत्र या फिर कोई चीज़ लिखना होता है हमको, तो सबसे पहले एक सांचा बनाते हैं मसौदा की, हमको कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, उसी को हम जो है आलेखन या प्रारूपण कहते हैं। समझ गई बातें। तो आलेखन और प्रारूपण यही होता है जो कि मैंने आपको बताया। समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप देख सकते हो, मॉडल पेपर में हमने बताया है कि आखिरकार आलेखन या प्रारूपण क्या होता है। आलेखन प्रारूपण एक प्रकार से खाका होता है जो कि पहले हम तैयार करते हैं, उसके बाद में कोई चीज़ों को लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो प्रारूपण समझ में आ गया आपके। प्रारूपण हो या आलेखन हो, ये पत्र लिखने से पहले उसको हमको कैसे कैसे लिखना है, कैसे मैनेज करना है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। प्रारूपण की विशेषता ये होती है कि शुद्ध होना चाहिए,
पूर्णता इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिएगा स्पष्टता हो, संक्षिप्तता हो, शिष्टता और विनम्रता हो, इसमें शुद्धता तो होनी चाहिए, एकदम से उचित रूपरेखा तैयार करनी चाहिए इसकी। भाषा अच्छी हो ताकि लोगों की समझ में आए, शैली सुस्पष्ट हो ताकि लोग इसको मान सके, पढ़ सके, ये सब होती प्रारूप। प्रारूप की बात की जाए, प्रारूपण की बात की जाए, एक अच्छा प्रारूपण वही होता है कहीं ना कहीं पे जो कि शुद्धता का ध्यान रखे, पूर्णता का ध्यान रखे, तथ्यपरकता का ध्यान रखे, औपचारिकता का ध्यान रखे, संक्षिप्तता का ध्यान रखे, और जो प्रश्नावली, जो शब्दावलियों का प्रयोग करे वो ठीक ठाक शब्दावलियों का प्रयोग करे, जो सही समझने योग्य हो। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग जरूरी होता है। तो ये सब होते हैं आलेखन और प्रारूपण। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, टिप्पणी की कोई दो विशेषताएं बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा, टिप्पणी की कोई दो विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। टिप्पणी की बात की जाए तो टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी की बात की जाए तो टिप्पणी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, कमेंट जिसको आप कहते हैं उसी को टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी में क्या होता है, टिप्पण लिखने की प्रक्रिया टिप्पणी कहलाती है। और बड़े अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों तथा छोटे अधिकारी अपने कर्मचारियों को समय समय पर आदेश अनुदेश करते हैं और इसी अभ्यास के लिए कुछ टिप्पणी लिखी जाती है। कहीं ना कहीं पे अगर यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए या फिर निर्देशक से रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर ली जाए, ये सब टिप्पणी होती। छोटे छोटे कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर ले, यथा संशोधित भेज दीजिए, मंत्री महोदय को कष्ट ना दिया जाए, ये टिप्पणी होती है। ठीक है, स्पष्टीकरण मांगा जाए, ये सब टिप्पणी लिखते हैं। टिप्पणी का स्वरूप जो होता है कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जो है टिप्पणी एक कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको टिप्पण, और जो हमको प्रतिफल प्राप्त होता है टिप्पणी। जैसे क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा। वैसे टिप्पणी की बात की जाए तो टिप्पणी जो होती है इसके कई प्रकार भी होते हैं। नियमित टिप्पणी, सामान्य टिप्पणी, अनुभागीय टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी, सूक्ष्म टिप्पणी, औपचारिक टिप्पण, ये तमाम प्रकार की टिप्पणी या टिप्पण होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके टिप्पणी का उद्देश्य ये होता है कि अधिकारी, जो उच्च अधिकारी के कार्य को सरल तथा सुगम बना देना, जिससे वह शीघ्र निर्णय ले सके हर एक चीज़ को। तो टिप्पणी ये होती है। टिप्पणी में विचाराधीन विषय से संबंधित सभी तथ्यों का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण होता है। टिप्पणी लिखने से पहले संबंधित विषय को पूरी तरह समझ लेना और उसकी जांच कर लेना परम आवश्यक है। त्रुटिपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी लेखक को अपनी अभिव्यक्ति लिखना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत, ये चीज़ें, ताकि जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो उच्च अधिकारी है उसको समझा सके लोग। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। टिप्पणी लेखक द्वारा जो सम्मानित कार्रवाई होती है उससे संबंधित सुझाव देना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें, ये सब टिप्पणी की विशेषताएँ होती हैं। आगे हम समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा। संक्षेपण की कोई दो लाभ बताइए। संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण की परिभाषा को देते हुए जेबीसी बर्नार्ड कहते हैं कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त है। ओके, इसके अलावा और तमाम सारे लोग अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं। वैसे संक्षेपण की एक प्रकार से लाभ ये है कि संतुलित आकार होता है इसका। और संक्षेपण का लाभ सबसे पहले लिखिएगा, पहला लाभ लिखिएगा, समय की बचत होती है संक्षेपण से। जो बात बड़े स्तर पर जो है लेखकों के सामने आती है उसको जो संक्षेपण लेखक होता है उस छोटा करके अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करता है। चूँकि अधिकारियों के पास समय होता नहीं है तो वो छोटी सी चीज़ों में से पूरे दिन की न्यूज है, और जो है जो सलाहकार वगैरह होते हैं, जो संक्षेपण लेखक होते हैं उसके साथ होते हैं अधिकारी के, वो बताते हैं कि साहेब इतनी इतनी न्यूज आ रही है, हमारे तुरंत समझा दी उन्होंने। जैसे कि 20 लाइन की न्यूज ही तो 2 लाइन में बताएगा का समझा दी। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, पहला लाभ। दूसरा लाभ ये है कि पाठक वृद्धि में सहायक होता है। लोग जब कम चीज़ें मिलेगी, जैसे कि कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग नहीं पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से जब बड़ी विषय वस्तु को छोटी चीज़ों में समझाने का प्रयास कोई करता है, जैसे उपन्यास कोई बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके मूल वृत्त, उसके पटकथा को पढ़ लेते हैं, उसके कथानक को जान लेते हैं। तो ये चीज़ें तो पाठक वृद्धि में सहायक होता है, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ ये है कि लेखन सामग्री की बचत होती है इसमें। ठीक है, ये लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कागज़ लगा, पन्ना लगा, स्याही लगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, चौथी चीज़ ये होती है कि अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा हो जाती है। जो पढ़ने वाला होता है उसको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। साहित्य का पाठक बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से बच जाता है। अधिकारी वर्ग जो है मूल पत्र के स्थान पर छोटा सा संक्षेपण पढ़ करके अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और पाठक को इससे अत्यधिक सुविधा भी रहती है। जैसे क्या जो पत्र जाता है सभी कार्यालय में, क्या पूरा का पूरा अधिकारियों के पास इतना समय होता है कि वो पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, या उसको संक्षेपण करने के लिए कुछ व्यक्ति रहते हैं उनके पास, साहब अधिकारियों के पास, तो लोग छोटी छोटी चीज़ों को बना करके भेज देते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आप देखिएगा जो है रख रखाव में सुविधा होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को, तो ये सब इसके लाभ होते हैं। अगला 9वां प्रश्न आपके समक्ष है, गद्य कृति से क्या आशा है। गद्य कृति आप समझ रहे हैं, गद्य कृति मतलब क्या होता है, गद्य समझ रहे हैं ना, जैसे कि ऐसी चीज़ें जिसमें आपको देखिए नीरसता मतलब कि ज़्यादा रस का प्रयोग ना हो, और एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो है गद्यात्मक कृति में आप देखिएगा जो विचार होते हैं उनकी प्रधानता होती है, भावों की प्रधानता नहीं, तो यही गद्य कृतियाँ होती हैं, गद्य की जो रचनाएं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर देखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर के क्या लाभ हैं। बहुत सारे लाभ हैं। आज बैंकिंग में आप देखिएगा अगर नेट ना चले, कंप्यूटर ना हो, तो आप बैंक बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। जो लाइन लगती है देखिए, जो ग्राहक होते हैं उनको सहायता मिलती है, जल्दी जल्दी पैसे निकल जाते हैं, चाहे पैसे गिनने के मामले में हो, चाहे किसी कस्टमर का पूरा बायोडाटा निकालना हो, तो चीज़ें अगर साइन उसकी गड़बड़ होती है तो तुरंत मैच करवा करके उसको समझा देता है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पे ये बैंकिंग में कंप्यूटर से ही लाभ होते हैं, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। इसके अलावा आप ये भी, अगला प्रश्न था ईमेल से आप क्या समझते हैं। जो कार्य पत्र होते थे पहले, जो कार्य पत्र व्यवहार में लाते थे, लिखते थे, स्याही लगती थी और दूर तक भेजने में समय लगता था, परिवहन का समय लगता था, और एक प्रकार से मतलब परिवहन का समय और खर्चा लगता था, तो ये सब जो खर्चा था इससे सबसे बचत हुई ईमेल से। ईमेल मतलब होता है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इंटरनेट मेल। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि जो पत्र व्यवहार में आप कागज़ खर्च करते, स्याही खर्च करते, समय चीज़ें मतलब कि लगाते, तो इसमें समय की बचत होती है, बहुत कम समय में जो है पहुंच जाता है ये, और एकदम से पत्र व्यवहार में होता है, जैसे कि प्रेषक यहाँ पर लिखना है, यहीं पर सेवा में यहीं पर लिखा रहेगा। तो आजकल देखिएगा ईमेल के माध्यम से बड़े बड़े कंपनी लोग एक दूसरे के पास ईमेल करते, वही पत्र समझा जाता है। तो आज जो पत्र था, सरकारी पत्र चाहे अर्ध सरकारी पत्र चाहे जो भी पत्र समझो, आज उन सभी पत्रों का स्थान लेने में कहीं ना कहीं पे सक्षम रही है ईमेल। ठीक है, तो ईमेल कहीं ना कहीं पे पत्रों को कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से पत्रों के विकल्प के स्वरूप में आ चुका है, तो ईमेल वही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका 12वां प्रश्न, ब्लॉग से आप क्या समझते हैं। ब्लॉग जो होता है, मैंने बताया था कि ब्लॉग कई प्रकार के होते हैं, ब्लॉग के बारे में मैंने सब समझाया था ना। तो ब्लॉग वही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लॉग के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। ब्लॉग जो होता है, जैसे कहीं पर आप गए, कहीं फोटो खींच करके वीडियो बना लिया, उसको याद रखने के लिए। तो ब्लॉगिंग आज देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉग के बारे में हमने आपको बताया था कि ब्लॉग कई प्रकार के सामाजिक क्षेत्रों में ब्लॉग हो सकते हैं, राजनीतिक ब्लॉग हो सकते हैं, कला संस्कृति ब्लॉग हो सकते हैं, सिनेमा से जुड़े ब्लॉग हो सकते हैं, साहित्यिक ब्लॉग हो सकते हैं, पर्सनल ब्लॉग हो सकते हैं, खुद के बिजनेस से संबंधित ब्लॉग हो सकते हैं, टॉपिकल ब्लॉग हो सकते हैं, मेडिकल ब्लॉग हो सकते हैं, ट्रेवल ब्लॉग हो सकते हैं, कहीं पर घूमने जा रहे हो वीडियो बना लिया, रिसर्च ब्लॉग यानी कहीं रिसर्च कर रहे हो उसके ब्लॉग बना लिया, लीगल ब्लॉग यानी कानूनी रूप से, एजुकेशनल ब्लॉग बना लिया। तो ये सब ब्लॉगिंग के प्रकार हैं। आजकल देखिए वीडियो के माध्यम से ब्लॉगिंग हो रही है लगातार यूट्यूब पर, आप देखते हैं कोई अपने जीवन की शैली, कोई धान के खेत में जाकर के जो है धान बो रहा है, कहीं पर कोई देखिएगा नहा रहा है, अपनी वीडियो डाल दिया, कहीं पर कोई आप देखिएगा। ब्लॉगिंग का आज एक प्रकार से ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पर लोग जाते हैं ब्लॉग करके यूट्यूब पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी पर लाइव कर देते, डाल देते, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। आगे खंडवा की अगर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में हमने बताने का प्रयास किया है और भी हम देने का प्रयास करेंगे। इस खंड से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ये बात है कि समय मेरे पास थोड़ा सा बहुत कम है, ठीक है, और 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 35 नंबर इस प्रकार से मिल जाएगा। लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने बताया भी है ऑलरेडी, आप मॉडल पेपर में देख सकते हो। बाकी मैं और मॉडल पेपर दूंगा तो इन सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा। प्रश्न ही कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रयोग क्षेत्र तो मैंने कार्यालय हिंदी का आपको विस्तार समझा ही दिया था कि जैसे प्रतिवेदन लिखना हुआ या फिर कोई पत्र, सरकारी पत्र, सब चीज लिखना हुआ, तो उसमें क्या होता है, इन सभी चीज़ों का ही प्रयोग होता है। पूरा विस्तार से हमने समझाया था ना, सारी चीज़ों को विस्तार समझाया था कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग बहुत अच्छे स्थान, मतलब कि हर जगहों पर आप देखिए तो कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग होता है, पूरा मैंने शुरुआत में ही बता दिया। ये प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समझ, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा एक बार। ओके, अगला प्रश्न, परिभाषित शब्दावली किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको जो हिंदी में एक प्रकार से मूल रूप से नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चाहे राजनीति के कारण से, चाहे वैज्ञानिकता के कारण से, चाहे सामाजिक शब्दों के प्रयोग से, या इसी प्रकार से लगातार शोध होते गए और उनसे हमको नई नई शब्दावलियों का प्रयोग होते गए। ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा हम दे पाते हैं वो परिभाषित शब्दावली होती है। और राजनीतिक शब्द भी हो सकते हैं, पारिभाषिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, तमाम प्रकार के शब्द होते हैं जिनकी परिभाषा हम देते हैं। तो हमने बताया भी इसके बारे में, हम और भी बता देंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पत्र लेखन एक कला है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पत्र लेखन बिल्कुल एक कला है, इसके बारे में हमने बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, आलेखन से क्या तात्पर्य, संक्षिप्त में लिखिए। आलेखन ये एक प्रकार से या फिर जो प्रारूपण होता है उसी को कहा जाता है आलेखन, तो ये भी हमने बताया है। अगला प्रश्न अभी भी इन्हें समझाया। अगला प्रश्न, टिप्पणी की विशेषताओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को एकदम से पढ़ लीजिएगा भैया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, कुशल संक्षेपक के गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा, आदर्श पल्लवन के गुण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पल्लवन माने होता है भाव विस्तार। पल्लवन मतलब होता है किसी छोटी विषय वस्तु को आप बड़ी विषय वस्तु में जो है उसको रुचिबद्ध तरीके से पाठक के मनोभावों के अनुकूल लिखने का प्रयास करें। लेकिन जो बातें लिखी गई थी मूल रूप से कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, कोई सूक्ति है, तो उसकी व्याख्या करना ही कहीं ना कहीं पल्लवन कहलाता है। पल्लवन यानी विस्तार करना, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ, कंप्यूटर से होने वाली हानियों को बताइए। कंप्यूटर से आजकल बहुत हानियां हो रही हैं, लगातार एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो है वातावरण प्रदूषित भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। और इसके अलावा कंप्यूटर का दुरुपयोग छात्राएं भी आजकल मात्रा में बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा कंप्यूटर के गलत प्रभाव भी हैं और जो है लाभ भी हैं। तो गलत प्रभाव कम है, लाभ ज़्यादा है, इसीलिए लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तरंगे, रेडियो एक्टिव तरंगे उत्पन्न होती हैं इससे। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है। आजकल इंटरनेट से ही सारी सुविधाएं आप पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप व्हाट्सएप पर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर पा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। आप कहीं ना कहीं पे ईमेल भेज रहे हैं किसी के पास, तो आप पत्राचार का जो है लोप होने लगा है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट से आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, इंटरनेट से फेसबुक पर वीडियो देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक संजाल फैला हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से आप फेसबुक पर फोटो और वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो और फोटो अपलोड करते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से होती हैं। इंटरनेट से आजकल घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप देखिएगा घर बैठे आप खाना मंगवा सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हो, कहीं पर यातायात करना हो इंटरनेट के माध्यम से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। दुनिया की हर एक चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। कोई जानकारी आपको ग्रहण करनी है, कोई शोध करना है तो इंटरनेट के माध्यम से आप शोध कर सकते हैं। कोई फोटो निकालें गूगल से तो आप इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। इंटरनेट आज के युग में बहुत ज़रूरी हो चुका है और लगातार जो है मनुष्य की जो गतिविधि है उन पर कहीं ना कहीं प्रभावी होता जा रहा है, मनुष्य की गतिविधियों को रोकता जा रहा है। जो मनुष्य पहले इंटरनेट से दूर था वही मनुष्य आज इंटरनेट के चंगुल में फंस चुका है, जकड़ चुका है। उससे उबरना दैट इज इम्पॉसिबल। आज लगभग 100 साल या 50 साल तक इंटरनेट की दुनिया में ऐसे मनुष्य खोया रहेगा और अपनों से दूर जाता रहेगा। इंटरनेट एक प्रकार से आप देखिएगा व्हाट्सएप पर बगल में बैठ करके बात करते हैं, घर ही के लोग जो होते हैं बगल में बैठ के व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे, एक दूसरे से नहीं बतवा पाएंगे। कभी अपने अम्मा से पप्पा से बतवा लियो थोड़े, उन्होंने खुश हो जाई हैं, लेकिन ना ही दूसरे से बतवाए भिड़ा मोबाइल पर उसे कोनो फायदा नहीं है। इमोशंस नहीं होते हैं व्हाट्सएप चैटिंग में, इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हालांकि अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समझ, शोध के महत्व के बारे में। शोध क्या होता है? शोध का महत्व आज बहुत जरूरी हो चुका है। शोध का एक प्रकार से कहीं ना कहीं शोध के क्षेत्र में गिरावट आ रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और शोध का उद्देश्य, शोध का महत्व हर एक क्षेत्रों में आप देखिएगा होता चला जा रहा है। शोध कई प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, विश्लेषणात्मक शोध, ये सब शोध के प्रकार होते हैं। शोध कई चरण में होते हैं, जैसे कि विषय निर्धारण करना हुआ, शोध समस्या निर्धारण करनी हुई, संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करें, पहले परिकल्पना का निर्माण करें, शोध की रूपरेखा तैयार करें, तथ्य संग्रह एवं तथ्य विश्लेषण करें, परिकल्पना की जांच करें, पहले सामान्य विवरण की व्याख्या करें, शोध प्रतिवेदन तैयार करना, ये सब कहीं ना कहीं पे जो है शोध के ही महत्व होते हैं। और साहित्यिक शोध में आप खास करके देखिएगा लक्षित वस्तु को सही सही विवरण जुटाना, नए नए तथ्यों की खोज करना और तमाम प्रकार के जो विस्मृत और अलक्षित तथ्य हैं उनको इकट्ठा करना, उनको उन पर रिसर्च करना, तो ये सब शोध के जो है महत्व होते हैं। आइए हम शोध का आज इतना महत्व है कि शोध के द्वारा ही नई नई चीज़ों की जानकारी हमको मिलती है। शोध के माध्यम से हर तरीके से हम चीज़ों को जान पाते हैं, ठीक है। तो ये सब शोध की चीज़ें होती हैं, हम चर्चा कर लेंगे सभी मुद्दों पर। आगे हम बढ़ते हैं खंड 7। देखिए खंड 7 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इनको देखिएगा, इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 मतलब 5 शब्द में होना चाहिए। 2 ही प्रश्न करना है, 10 नंबर का है, 20 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कार्यालयी हिंदी एवं सामान्य हिंदी में संबंध और अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दूसरा नंबर प्रश्न है, आवेदन पत्र क्या है स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं पर आप अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न
प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, एक कुशल संक्षेपक के गुणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है, एक कुशल संक्षेपक के गुणों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सभी दृष्टियों से। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन ने कंप्यूटरों को कैसे बदला, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, ब्लॉग और फेसबुक पेज के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएंगे। ये प्रश्न आप जरूर देखिएगा, स्मार्टफोन ने कंप्यूटरों को कैसे बदला। पहले कंप्यूटर के माध्यम से सारी चीज़ें होती थी, आज स्मार्टफोन के माध्यम से होती हैं। एक कुशल संक्षेपक यानी संक्षेपण जो लिखने वाला होता है उसके क्या गुण होने चाहिए, इन सभी चीज़ों को मॉडल पेपर में हमने बताया है, आप देख सकते हो। टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी की परिभाषा जो भी दो आपको पता है आसानी से लिख सकते हैं। कोई चीज़ इसमें से ऐसा नहीं जो मैंने नहीं बताया। कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में संबंध और अंतर को भी स्पष्ट किया है। तो आप देखिएगा सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पे मॉडल पेपर के हमारे इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। हमने समझा दिया पॉलिटिकल साइंस का इसी प्रकार से हमने डाल दिया है, इकोनॉमिक्स का और उसका जो है जियोग्राफी का आप हमारे दूसरे चैनल एमए करियर पर देख सकते हैं, तो आप वहां पर जाकर के उसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये सब सेकंड सेमेस्टर के पेपर हैं जो कि मैं सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप एमए करियर को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। खुद का चैनल है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका खुद का चैनल है, वही चैनल एक प्रकार से मेन चैनल आप मान सकते हो। तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास, क्योंकि उस पर भी अब वीडियो आने वाली है। ठीक है, लगातार वीडियो उस पर आ रही हैं, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बने रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के जो है पेपर जो है देख लीजिएगा। ओके, सभी सब्जेक्ट के पेपर विभिन्न यूनिवर्सिटी के हमने डाल रखे, तो आप देख लीजिए। धन्यवाद।